दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्यून स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो चलिए हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो कि क्वेश्चन सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनने वाले हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। टारगेट सीटेट 2024, जिसके आज फर्स्ट क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह एक वस्तु एक द्रव पी एन क्यू में डूब जाती है लेकिन द्रव आर में तैरती है। इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्रव में डूबने, तैरने या उसकी सतह के नीचे तैरने की तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन जो है, यदि वस्तु जो द्रव विस्थापित कर रही है उसका भार वस्तु के भार से द्रव का भार अधिक होगा, मतलब वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी, द्रव की सतह के ऊपर तैरेगी। सेकेंड कंडीशन है कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार जो होगा वो वस्तु के भार से कम होगा। वस्तु द्वारा जो द्रव विस्थापित किया जा रहा है उसका जो भार होगा, अगर वह वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु जो होगी वह डूब जाएगी, द्रव के नीचे डूब जाएगी। और थर्ड कंडीशन है कि वस्तु जो होगी अगर वह उसके भार के बराबर द्रव विस्थापित करेगी तो वस्तु जो होगी वह सतह के नीचे तैरेगी, द्रव की सतह के नीचे तैरेगी। एक स्टेटमेंट और अगर आप याद रख लेते हैं कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वस्तु द्रव में तैरेगी, लेकिन अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु जो होगी वह डूब जाएगी। यहाँ पर देखें तो वस्तु x जो है वह पी एन क्यू द्रव में डूब रही है लेकिन द्रव आर में तैर रही है। तो जो वस्तु x है वह पी एन क्यू द्रव में इसलिए डूब रही है क्योंकि वस्तु x द्वारा द्रव p एवं q में जो विस्थापित द्रव है उसका भार और घनत्व जो है वह वस्तु के भार तथा घनत्व से कम है, इसलिए यह p और q में डूब रही है। लेकिन r में इसलिए तैर रही है क्योंकि वस्तु द्वारा जो विस्थापित किया जा रहा है द्रव r, उसका भार तथा घनत्व जो है वह वस्तु जो है x उसके भार तथा घनत्व से अधिक है, इसलिए जो है वस्तु द्रव r में तैर रही है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। x का घनत्व जो है वह r के घनत्व से कम है, इसलिए वस्तु जो है वह वस्तु x जो है वह r में तैर रही है क्योंकि इसका घनत्व जो द्रव के घनत्व है उससे कम है। अगर x का घनत्व r के घनत्व से अधिक होता तो वस्तु द्रव r में डूब जाती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होते हैं और सेकेंड, भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था परिवर्तन होते हैं। तो इसमें जो कथन ए है वह पूर्णतः सत्य है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। इन रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बना है तो उस नए पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। यह है अनुत्क्रमणीय, मतलब कि यह वापस पहले पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। तो हमारा कथन ए तो सही है। अब सेकेंड की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था परिवर्तन होता है। तो सर्वदा अवस्था परिवर्तन तो नहीं होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में
परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वह उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वह उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि इनसे एक पदार्थ से, जैसे कि पानी से बर्फ बना, तो हम बर्फ को वापस पानी में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हमारा कथन ए तो सही है, लेकिन कथन बी जो है वह असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर, एक सत्य लेकिन बी असत्य है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा कथन ए तो सत्य है लेकिन जो कथन बी है वह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाय का स्त्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। तो एक्स वाई जेड क्रमशः है। हमको यह पता लगाना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, मतलब एक्स तो यकृत हो गया। अब यह वाय का स्त्राव करती है, तो यकृत यहाँ पर दे रखा और यकृत यहाँ पर दे रखा है। पित्रस पित्रस, तो पित्रस मतलब कि बाइल जूस, तो बाइल जूस का स्त्राव करती है, तो वाय जो हो गया वह पित्रस हो गया। अब जो जेड में भंडारित होता है, वाय मतलब कि जो बाइल जूस है पित्रस है वह जेड में भंडारित होता है। जो पित्रस होता है वह पित्ताशय में भंडारित होता है। तो हमारा यहाँ पर पित्ताशय, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। तो जेड जो हो गया वह पित्ताशय, इसको गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हमारे किडनी के राइट किडनी के ऊपर स्थित होती है। राइट किडनी के ऊपर इसकी स्थिति होती है हमारे शरीर के अंदर, और यह जो होती है वह पित्त रस का निर्माण करती है, जबकि उस पित्त रस का स्टोरेज जो होता है वह पित्ताशय में होता है। कभी कभी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है एक तरह का। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पित्त रस का निर्माण होता है और उसमें आपको ऑप्शन में अगर यकृत, पित्ताशय, जैसे आमाशय ऐसे ऑप्शन में मिल जाए, तो पित्त रस का नाम जो होता है वो मैच करता है पित्ताशय से, तो इस तरह से हम पित्ताशय करेक्ट किए आ जाएंगे, पर ये गलत होगा क्योंकि पित्त रस का निर्माण या उसका संश्लेषण जो होता है वह यकृत में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज या उसका भंडारण जो होता है वह पित्ताशय के अंदर होता है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न जीवों का उनके पोषण की पद्धति से मिलान करिए। तो यह पोषण की पद्धति और ये है जीव, तो इनका मिलान करना। तो स्वपोषी है शैवाल। शैवाल जो है यह एक प्रकार का सरल जो है जलीय जीव है, पादप जगत का सरल जलीय जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है और ये हरित लवक युक्त होते हैं, इसलिए उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो जो स्वपोषी जो है वह शैवाल है, ये फर्स्ट। अब प्राणी संभोजी, तो प्राणी संभोजी है अमीबा। अमीबा जो है एक प्रकार का प्राणी संभोजी है। यह अमीबा जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इसमें अपने शरीर के आकार बदलने की क्षमता होती है। यह अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकता है। एक कोशिकी जीव होता है, एक कोशिका से मिलकर के इसका शरीर बना होता है और इसमें जो भोजन ग्रहण होता है, ये जो जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, ये इसके कूट पादपों की सहायता से भोजन को अंतःग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। तो प्राणी संभोजी जो है अमीबा, तो ये हमारा प्राणी संभोजी का आंसर हो जाएगा अमीबा। जबकि जो थर्ड है परजीवी हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी पौधा है। यह किसी दूसरे पादप जैसे कि बेर, शाल, करौंदे आदि वृक्षों पर फैला रहता है और उनसे रस के रूप में भोजन को ग्रहण करता रहता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल या
हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो यह अपना भोजन दूसरे पौधों से या वृक्षों से प्राप्त करते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब लास्ट बचा मृतजीवी। मृतजीवी जो होते हैं वह छत्रक या मशरूम, जो एक प्रकार का कवक है, जो बरसात के दिनों में सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनमें यह ग्रो करते हैं, और इनको कुकुरमुत्ता खुम्बी के नाम से भी जाना जाता है। इन छत्रक या मशरूम को कुकुरमुत्ता खुम्बी के नाम से भी इनको जानते हैं। इनमें भी हरित लवक का अभाव होता है, इसलिए मृत सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर डी के आंसर होगा वह फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वपोषी जो है वह शैवाल है, प्राणी संभोजी जो है वह अमीबा है, परजीवी जो है वह अमरबेल है, और मृतजीवी जो है वह छत्रक या मशरूम जिनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PQRS 4 धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित अवलोकन नोट किए गए। फर्स्ट है कि P व S को Q उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है। जो Q है वह P और S को विस्थापित कर रहा है, तो मतलब Q जो है वह P और S से ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सेकेंड की बात करते हैं तो यह है कि S व R को P क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है, मतलब कि P जो है वह S और R से भी अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट दे रखा है कि केवल R को S उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। R को S उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है, मतलब कि जो R है वह सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इस R को P भी विस्थापित कर रहा है और S भी विस्थापित कर रहा है। P R और S दोनों को विस्थापित कर रहा है, जबकि S जो है वह केवल R को विस्थापित कर रहा है, मतलब कि S जो है वह R से तो अधिक अभिक्रियाशील है लेकिन P से कम अभिक्रियाशील है। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वह Q है, फिर P है, फिर S है, फिर R है। यह क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वह सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आपको इस तरह से PQRS से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और धातुएं देकर के भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी अधिक या कौन सी कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसको याद रखने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। केना, काम, आज, फेप, कुआ, इस तरह से ट्रिक बताई थी मैंने। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है। सेकेंड नंबर की धातु जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय है उसको बताना है। तो सेकेंड नंबर पे तो हमारी P है। P जो है वह सबसे ज़्यादा तो सक्रिय है वह Q है, लेकिन सेकेंड नंबर की पूछा है तो सेकेंड नंबर पर P है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD सूचक है जो अम्ल और क्षारकों में निम्न परिवर्तन देते हैं। यहाँ पर हमको ABCD जो है अम्ल और क्षार के सूचक दिए हुए हैं। जो A जो है वह अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं दर्शाता है, जबकि क्षार के साथ वही A भूरा और लाल रंग देता है। जबकि जो B सूचक है वह अम्ल के साथ रंगहीन होता है, जबकि क्षार के साथ यह गुलाबी रंग देता है। C जो है वह अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ यह नीला रंग देता है। और यहाँ पर जो सूचक D है वह अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है, जबकि क्षार में हरा रंग देता है। तो हमको ABCD ये पहचान करनी है कि ABCD कौन है। तो यहाँ पर A जो है वह गुड़हल का फूल, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि अम्ल के साथ यह रंग परिवर्तन देता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हल्दी, तो हाँ ये सही है क्योंकि अम्ल के साथ जो होता है हल्दी कोई रंग नहीं दर्शाता, जबकि क्षार में यह भूरा लाल होता है। जबकि जो B है
बी है जो रंगहीन है अम्ल के साथ और क्षार के साथ गुलाबी है। तो अम्ल के साथ जो रंगीन होता है वह फिनोफ्थेलिन होता है और क्षार के साथ वह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा बी है वह फिनोफ्थेलिन नहीं, जबकि गुड़हल का फूल है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ए पर हल्दी और बी पर फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन जो है वह अम्ल के साथ रंगीन होता है, जबकि क्षार के साथ यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है लाल लिटमस। तो लिटमस यह अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ नीला रंग प्रदर्शित करता है। और गुड़हल का फूल, तो गुड़हल का फूल जो होता है अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है और क्षार के साथ हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप ए बी सी डी की पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन ए है कि किसी विद्युत सर्किट के लघुपतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। और कारण दे रखा है कि जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो हमारा अभिकथन जो है वह है कि किसी विद्युत सर्किट के लघुपतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से असत्य है। क्यों? क्योंकि किसी विद्युत सर्किट में यदि आग लगी और उसको जल से बुझाया जाए, तो जल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। तो जल भी विद्युत का चालन कर सकता है, जिससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, उसको भी करंट लग सकता है। इसलिए जल द्वारा विद्युत सर्किट में लगी आग को नहीं बुझा सकता। विद्युत सर्किट में लगी आग को या तो CO2 या रेत द्वारा बुझाया जा सकता है। तो हमारा जो अभिकथन है वह असत्य है। अब कारण देखते हैं। कारण दे रखा है कि जल जो होता है वह ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जल जो होता है वह किसी भी ज्वलनशील सामग्री को के ज्वलन ताप को कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जल जो होता है वह सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आग जो लगी होती है वह या तो लकड़ी में लगी हो या फिर कागज या कपड़ों में। अगर इन चीज़ों में आग लगी हो तो वहाँ पर आग को जल द्वारा बुझाया जा सकता है, लेकिन विद्युत सर्किट में लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। तो हमारा जो अभिकथन है वो तो सत्य है, लेकिन कारण आर असत्य है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि हमारा अभिकथन ए सत्य है, अभिकथन ए असत्य है, जबकि कारण आर जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह है कि लोग प्राय कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि क्षेत्र में वृद्धि करने पर दाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी है कि संपर्क क्षेत्र के घटने पर दाब घटता है। सी है कि संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से बल घटता है। और डी है कि संपर्क क्षेत्र के घटने से बल में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। जो फर्स्ट वीडियो था सीटेट क्वेश्चन को लेकर, वहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपको इस फॉर्मूले से ही सोल्व करवाया था, इसी टाइप के फॉर्मूले से। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि दाब तभी कम होगा जब किसी क्षेत्र पर दाब कम करने के लिए उस क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा और दाब अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। तो अब यहाँ पर दे रखा है कि कपड़े के एक गोल टुकड़े किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने के लिए रखते हैं, इससे मदद होती है। तो जो पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो महिलाएं जो गांव में दूर दूर से पानी लाती थी, आज भी ये होता है, कहीं कहीं पानी की कमी है तो जब वह दूर से पानी लेकर आती थी अपने घर पर, तो मटका जो सिर पर उठा के लाती थी, तो उसके नीचे कपड़े का जो गोल टुकड़ा होता है वो इसीलिए रखा जाता है ताकि उस मटके का दाब जो है वह कम हो सके। तो इस प्रकार संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से जो दाब जो होता है वह कम हो जाता है या घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया A+B मिलकर के C का निर्माण कर रही, जिसमें A, B व C
की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। मतलब इसमें पूछा गया है कि ए के स्थान पर क्या हो सकता है, बी के स्थान पर क्या हो सकता है और सी के स्थान पर क्या हो सकता है। तो वो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर है कि ए और बी तत्व है तथा सी एक यौगिक है। सेकेंड है कि ए और बी यौगिक है तथा सी एक मिश्रण है। थर्ड है कि ए व बी यौगिक या तत्व हो सकते हैं तथा सी एक तत्व है। जबकि डी है कि ए व बी तत्व या यौगिक हो सकते हैं और सी एक यौगिक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ए प्लस बी मिलकर के सी बना रहे, तो ये ए या तो तत्व या यौगिक हो सकता है और ऐसे ही बी भी या तो तत्व या यौगिक हो सकता है। लेकिन जो दोनों मिल करके जिसका निर्माण करते हैं जिसको उत्पाद कहते हैं, ए और बी यहाँ पर अभिकारक कहलाएंगे और सी मिल करके जिसका निर्माण करते हैं उसको उत्पाद कहेंगे। तो ये जो उत्पाद बनता है ये हमेशा हमेशा यौगिक ही रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि H2 + O2, तो ये दोनों क्या है, तत्व है। यह मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसको H2O कहते हैं। यह यौगिक है, ठीक है। तो अब इसको संतुलित भी करना पड़ेगा। इधर O2 है लेकिन इधर एक ही, इसलिए हम यहाँ पर 2 को बिठाएंगे तो इधर भी O2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर H जो है वह 4 हो गया, इसलिए हमको इधर भी H को 4 करने के लिए यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इधर भी H जो है वह 4 हो गए, इधर भी H 4 हो गए, इधर भी O 2 हो गए और इधर वो 2 हो गए। अब एक और यौगिक वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक प्रकार का यौगिक है और H2O ये भी यौगिक है। ये मिल करके भी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ए और बी तत्व या यौगिक हो सकते हैं लेकिन सी जो होता है वह एक यौगिक ही होता है। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। फर्स्ट मूत्राशय, सेकेंड आंत, थर्ड यकृत या फोर्थ वृक्क। इंग्लिश में अगर देखें तो यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन और यकृत लीवर और वृक्क किडनी। तो पक्षियों में जो है वह मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। पक्षियों के अंदर यह अनुपस्थित होता है, जबकि आंत, यकृत और वृक्क पक्षियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वह है कि वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब या परछाई का निर्माण निर्भर नहीं करता। तो यह क्वेश्चन हमने लास्ट के क्लासेस में भी किया है। यह क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट हुआ है। मतलब कि परछाई बनना या छाया बनना किस पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु का आकार पर, सेकेंड है प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी पर, थर्ड है प्रकाश स्रोत से सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर या वस्तु के रंग पर। तो अगर आपने लास्ट की क्लासेस देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे कि मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया था कि जो छाया बनती है वह एक तो वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। वस्तु के आकार जितना बड़ा होगा छाया भी उतनी ही बड़ी बनेगी। सेकेंड प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी, अगर प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी कम होगी तो छाया जो होगी वह बड़ी बनेगी, लेकिन प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी अगर अधिक होगी तो छाया जो होगी वह छोटी बनेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रकाश स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, अगर प्रकाश स्रोत से के सामने सही तरीके से वस्तु रखी जाए तभी छाया का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो है वह वस्तु का रंग, तो वस्तु के रंग पर छाया का बनना निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वस्तु का रंग चाहे कैसा भी हो छाया जो बनती है वह काली ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो होते हैं पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, अमोनियम क्लोराइड के रूप में या नाइट्रेट्स के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। नाइट्रेट्स के रूप में जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं।
पौधे मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वह क्लोरोफिल का एक अणु या महत्वपूर्ण घटक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही आवश्यक होता है। नाइट्रोजन अमोनियम या नाइट्रेट्स के रूप में भी उपलब्ध होता है। वायुमंडलीय, जैविक और औद्योगिक विधियों से नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। इस पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। मतलब कॉलम ए में कुछ अम्ल दिए हुए हैं जैसे कि एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। इनको कॉलम बी से मिलान करना है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक, नींबू, दही या सिरके में। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरके में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वह पालक के अंदर पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू के अंदर पाया जाता है। तो हमारे जो ए का जो है 4, तो ए का 4 एक तो थर्ड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में। बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ पे रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। और सी का ऑक्सैलिक अम्ल जो कि पालक के अंदर पाया जाता है, तो सी का फर्स्ट, और साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू के अंदर पाया जाता है, तो डी का सेकेंड। इसके साथ साथ जैसे टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है, जबकि जो फार्मिक अम्ल होता है जिसको मेथेनोइक अम्ल या इसके नाम से भी जाना जाता है वह चींटी की डंक में पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इन सभी के डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें तो निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्मों में पाई जाती है? मतलब कि ऐसी कौन सी ग्रंथियां जो कि मानव के अंदर पेयर्स में होती है, जोड़े में उपस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अधिवृक्क या अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय, अंडाशय। थर्ड ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है वह है कि पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड या अवटु या थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये दो ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में पेयर्स में या जोड़े में पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसकी स्थिति हमारे शरीर में किडनी के ऊपर इस प्रकार से होती है। ये किडनी है, इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, जबकि अवटु या थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गले में जो ट्रेकिया होते हैं, हमारे गले में ट्रेकिया के दोनों ओर लेरिंग्स के नीचे इसकी स्थिति होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है वो एच आकार का होता है। इसके ऊपर जो होती है वह पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है। ये दो ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में पेयर्स में पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। इस 3F का मतलब होता है फियर, फाइट, फ्लाइट। मतलब फियर का मतलब डर, फाइट का मतलब होता है लड़ना। फाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब उड़ना। मतलब यह ग्रंथि ऐसी सिचुएशन में हार्मोन रिलीज करती है जब हम किसी तनाव में होते हैं या किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। उस टाइम पर यह अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हार्मोन रिलीज करती है। तो उस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में तीन ही चीज़ हो सकती है, या तो हम उस प्रॉब्लम से डर जाएं, या फिर उस प्रॉब्लम का सामना करें, या उससे लड़े, या फिर वहाँ से निकल ले या उड़ जाए। तो इसीलिए इस जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसको 3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होती है वह प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में ही हार्मोन रिलीज करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है।